It's a far beyond understanding of a common aspirant to maintain that spirit. एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ जर्नी था कि 2 बार लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाना आफ्टर गिविंग इंटरव्यू। एंड हाँ, ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो दैट वाज अ वेरी प्रेशर सिचुएशन। आज आप हीरो हैं, लेकिन पिछले 2 इंटरव्यू के बाद कैसे आप फेस करते होंगे? धीरे धीरे सीखा कि देयर आर सम स्ट्रैटेजीज विच यू कैन यूटिलाइज टू कोप अप विद दीज सिचुएशंस। कि मेंटल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पिताजी ने आपको ये कैसे कुछ सिखाया होगा कि देखो बेटा कैसे लोगों से केमिस्ट्री बनाई जाती है? यस सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर हियरिंग, एंड टुडे इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सीनियर फैकल्टी नेक्स्ट IAS RC सेना, and it's a really pleasure and honor to introduce Mr. Jigyasu Agrawal. He is from Next IAS test series you had been. Yes sir. Test series plus IGP program, interview guidance program he had been, and he has made this year 326 rank. But I would like to clarify one very important thing. It's not question of 326 rank. It's a question of that Jigyasu has maintained. He had 2 interviews. It is his 6th attempt in which he has made this rank. Forget rank. Salute you, Jigyasu, for one important reason, really, from core of my heart. It's a far beyond understanding of a common aspirant to maintain that spirit in spite of getting rejected from interview twice and seeing the final result, no, again no. And even then maintaining that spirit. How could you maintain that spirit? Amazing. Thank you for introducing me this way, sir. Sir, I understand, sir. ये एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ जर्नी था कि 2 बार लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाना आफ्टर गिविंग इंटरव्यू। एंड हाँ, ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो दैट वाज अ वेरी प्रेशर सिचुएशन। बट सर, आई थिंक ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। तो द परसिवरेंस आई थिंक इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज। बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था। यस सर। लास्ट अटेम्प्ट पे तो प्रेशर और भी ज़्यादा माउंट कर गया। यस सर। एंड नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। आज आप हीरो हैं, लेकिन पिछले 2 इंटरव्यू के बाद कैसे आप फेस करते होंगे? इट्स ग्रेट। आप इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में कुछ गुड मोमेंट्स एंड कुछ बैड मोमेंट्स आप प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत इंस्पायरिंग है ये। सर, गुड मोमेंट्स थे जब भी प्रीलिम्स क्लियर होता था, जब भी मेंस क्लियर होता था, वो गुड मोमेंट्स होते थे। बैड मोमेंट्स भी थे जब रिजल्ट में अपना नाम नहीं देखने को मिलता था, तो वो बैड मोमेंट्स होते थे। पर साथ में सर, अकेले मेरा एफर्ट नहीं था। लेकिन आप कैसे मेंटेन रखते थे स्पिरिट को? ये बात है कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट है, रिलेटिव सपोर्ट, वो मैं समझता हूँ, लेकिन अपने आप ने अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना, अपने स्पिरिट को मेंटेन रखना, और इस एग्जामिनेशन में अपीयर फिर होना और एक रैंक लगाना, और वो भी रिस्पेक्टेबल रैंक है आपका। तो ये बताइए थोड़ा सा विस्तार में, जो एस्पिरेंट्स हैं, चूँकि इस प्रोफेशन में मेरे 27 ईयर्स होने जा रहे हैं, और मैंने कई बार देखा है नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल जर्क्स वो लो फील करने लगते हैं। आप उनके लिए रियल हीरो हैं। आप प्लीज़ उनको बताइए कि आप कैसे मेंटेन किया आपने ये जील, कैसे स्पिरिट कैसे मेंटेन किया आपने? सर, मैं भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट जैसे जो सब लोग फील करते हैं, मैंने भी वो सब फील किया है, मैं भी लो हुआ हूँ। पर साथ में सर, मैंने धीरे धीरे सीखा कि देयर आर सम स्ट्रैटेजीज विच यू कैन यूटिलाइज टू कोप अप विद दीज सिचुएशंस। वो कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं शायद शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इन लास्ट अटेम्प्ट्स में होते हैं, हाँ बिल्कुल वो कीजिए, इन स्ट्रैटेजीज को मैं भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत वैल्यूबल है। आप प्लीज शेयर कीजिए कि आपने क्या रोड मैप बनाया, क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी कि आपने अल्टीमेटली यू मेड इट। सर, मतलब अपनी मिस्टेक्स हर कोई एनालाइज करता है, और हम लोग एग्जाम पर बहुत फोकस करते हैं, पर एग्ज़ाम में पढ़ाई के साथ में, एकेडमिक जो चीज़ें करते हैं उसके साथ में कुछ पर्सनैलिटी वाली चीज़ें हैं, मुझे लगता है, जो इनकॉर्पोरेट करना से इम्प्रूवमेंट होता है। सर, वन थिंग विच आई फाउंड वाज इंटरेक्टिंग विद मेंटर्स। तो पहले के अटेम्प्ट में मैं शायद इतना इंटरेक्शन नहीं करता था मेंटर्स से। हम कभी अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से खुद रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, और साथ में मोटिवेशन भी हर बार सेल्फ से डिराइव करना डिफिकल्ट होता है। दैट इज़ वेयर यू नीड मेंटर्स जो आपका हैंड होल्ड करते हैं। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इन दैट रिस्पेक्ट कि मुझे मेरे कॉलेज सीनियर्स में, कुछ सर्विंग सिविल सर्वेंट्स में,
टीचर्स में नेक्स्ट IAS में आसिफ सर हैं, उनसे आपसे मेरी मुलाकात हुई थी पिछले मॉक इंटरव्यू के दौरान। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेंटरशिप मिली। साथ में सर मेरे बड़े भैया, ही हैज़ बीन अ मेंटर फॉर मी ऑल द टाइम। इसके साथ में सर वन थिंग दैट आई स्टार्टेड वाज पीयर ग्रुप, जो मुझे लगा जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। पहले मैं आइसोलेशन में पढ़ाई करता था, तो बट बाद में धीरे धीरे मैंने उसको पीयर ग्रुप की तरफ शिफ्ट किया, जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग मुझे मिले, 2 या 3 लोग जो सीरियस थे, जो खुद भी पढ़ते थे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही गॉट इनटू फॉरेस्ट सर्विस, हमारा पीयर ग्रुप था, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। थर्ड सर वन थिंग विच आई चेंज्ड एंड विच फेल्ट आई फील कि बहुत हेल्प किया, वो था वर्कआउट को अपने लाइफ का पार्ट बनाना। अच्छा। फिजिकल वर्कआउट को, जिसने मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज से कोप अप करने में काफ़ी हेल्प करी एक्चुअली। इट वॉज द टाइम जो भी दिन भर का स्ट्रेस होता था उसको रिलीज मैं वो 1 घंटे के अंदर जब कर पाता था, देन आई रियलाइज कि इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी। तो मे बी सर ये 3 चीज़। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि मैं अपने आप को फील कर सकता हूं, तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा आपकी ओर से। कि पहली बात आपने कही कि सेल्फ मोटिवेशन तो है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन डाउन जब होने लगता है तो हमारे पास एक ऑप्शन एक्सटर्नल मोटिवेशन का भी होना चाहिए। तो किसी भी कैंडिडेट को अपनी इस जर्नी में, चूँकि ये बहुत एडवेंचरस जर्नी है, इस जर्नी में इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों को लेके चलना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई है। दूसरी बात आपने बताई कि मेंटल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप जब वर्कआउट करते हैं तो एक तरह से वो स्ट्रेस रिलीव करते हैं आप। इट्स नॉट ओनली क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग फिट, आप स्वेटिंग होता है, आप फील गुड फैक्टर आता है, और आप टारगेट मान लो कर लिया कि आपके 25 मिनट आपको जॉग किया या 5 किलोमीटर जॉग करना है, आपने 5 किलोमीटर जॉग कर दिया, तो एक फील आ जाता है अंदर में कि जो मैं सोचता हूँ मैं कर देता हूँ। यस सर, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। वेरी गुड। जब आप डिसाइड करते हो कि मैं इतने पुशअप्स करूंगा, और जब आप वो करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा अंदर वैल्यू है, मेरे अंदर शक्ति है। वेरी नाइस। वो पढ़ाई में भी लग जाती है। वेरी नाइस। मैं आपसे दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे अभी बताया कि इंटरैक्ट करना चाहिए मेंटोर्स से, पीयर ग्रुप होना चाहिए। आपके पिताजी मैंने देखा वो प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री रहे हैं। यस सर। तो हम लोग जब किसी से अच्छा रिलेशन होता है तो हम कहते हैं दोनों में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। यस सर। तो आपके पिताजी ने आपको ये कैसे कुछ सिखाया होगा कि देखो बेटा कैसे लोगों से केमिस्ट्री बनाई जाती है? यस सर। तो कैसे बनाई आपने ये केमिस्ट्री, कैसे बनाई है? क्योंकि आप बहुत प्लेजेंट, मैंने आपके साथ जो भी मेरे समय बीते हैं तो मैं कहूँगा आपसे कि आप बहुत प्लेजेंट वे में इंटरैक्ट करते हैं सर। सामने वाले को बहुत इसमें लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। ये कैसे करते हैं आप? क्या है इसका सीक्रेट? ये पिताजी का सिखाया हुआ है या आपने कुछ डेवलप किया है? सर पिताजी ने भी सिखाया है। पिताजी का जो मेन लर्निंग था, जो मेन लेसन था, वो ये था कि कैसे उन लोगों को पहचानो जिनसे आपकी केमिस्ट्री मैच हो सके। ये केमिस्ट्री डेवलप होने से आपके इंटरव्यू में आपको बहुत पे किया होगा कि आप कैसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। तो आपने 3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस 2-3-4 पॉइंट्स में आप बताना चाहेंगे कि आप उसको, जो केमिस्ट्री आपने डेवलप की, उसका एडवांटेज आपको इंटरव्यू में कैसे मिला या प्रिपरेशन में कैसे मिला, ओवरऑल प्रिपरेशन में? सर ओवरऑल प्रिपरेशन में मुझे लगता है सबसे पहले मिला एक सही पीयर ग्रुप को ज्वाइन करने में, बनाने में, कि कौन वो लाइक माइंडेड लोग हैं जिनके साथ मेरी पढ़ाई जो है वो कंपैटिबल हो पाएगी, पढ़ने का तरीका या आंसर राइटिंग डिस्कस करने का तरीका। तो उसने बहुत हेल्प किया सर। दूसरा सर, उसने हेल्प किया मुझे इवेल्युएट करने में कि सामने वाले की क्या अच्छाइयाँ हैं जिनको मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ अपने आंसर्स में, अपनी पर्सनैलिटी में भी। हमेशा ऐसा होता है सर, हम जब दूसरे का आंसर देखते हैं या फिर दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनके जो पॉइंट्स होते हैं कई बार बहुत अच्छे होते हैं, जो यूनिक होते हैं, पर्सपेक्टिव्स। दोज पर्सपेक्टिव्स वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर आंसर्स एंड आवर लाइफ्स। उसने हेल्प किया सर। सर इंटरव्यू में भी थोड़ा सा इससे का हेल्प हुआ, इंटरव्यू में दूसरों से बातचीत करने में। हाँ, बहुत अच्छा। मैं कहूँगा एक लाइन में अपने एस्पिरेंट्स को कि आपने कहा, अगर एक लाइन में कहा जाए तो आपने कहा कि ग्रुप ऑफ पॉजिटिव थिंकर्स। यस सर। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, बीइंग प्रोफेसर एंड मेंटर इन दिस फील्ड, कि कई बार हम ऐसा होता है, मन में आता है कि मैं जो सोच रहा हूँ कर पाऊँगा या नहीं। तो मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव थिंकिंग आप बता रहे हैं, इसी पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग अपने समय में ऐसे सोचते थे कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, वॉट एवर फैक्टर्स आर विद इन माई कंट्रोल, आई शुड थिंक ऑफ देन ओनली। इफ माई हार्ट बीट, आई नेवर बॉदर अबाउट माई हार्ट बीट, सिंपली टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. But heartbeat is beyond my control. I should not be bothered about too much about heartbeat. Yes, but I am bothered about my schedule for up to 31st December. Yes, that is within my control. Yes, sir. So आप लोग जो फैक्टर आपके कंट्रोल में है, आप उसके बारे में सोचिए। जो फैक्टर
आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। यस सर। और जो फैक्टर आपके नियंत्रण में है उसके बारे में अगर आप बढ़िया रोड मैप बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो आप नेक्स्ट जिज्ञासु अग्रवाल हो सकते हैं। इट्स वेरी वेल सेड। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है जो हेल्प करता है एंजाइटी को कंट्रोल करने में, कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स जो बोला जाता है, जो अभी आपने एक्सप्रेस किया, ये इस एग्जाम में हेल्प करता है सर। अच्छा जिज्ञासु, एक चीज़ ये बताइए, आपने ऑप्शनल बहुत बढ़िया ये जियोलॉजी लिया है, बड़ा बहुत कॉमन नहीं है ये। यस सर। तो जियोलॉजी जो लिया आपने, एक तो क्या उसके पीछे ये था आपका, क्या क्या रीजन था, और कैसे आपने इसको तैयार किया, कुछ 4-5 पॉइंट में बताएंगे? यस सर। सर सबसे पहले लिया तो इसीलिए बिकॉज इट वाज माय बैकग्राउंड, आई हैड डन ग्रेजुएशन इन इट। बट सर उसके बाद बहुत कुछ ऐसे लोगों ने भी लिया जिनका ये बैकग्राउंड नहीं था, एंड दे ऑल्सो स्कोर्ड गुड। तो सर इसको लेके मुझे लगता है कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से, अगर अच्छा ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं पूछूं, मान लीजिए अब मैं एस्पिरेंट हूँ, मान लीजिए, तो दोनों में कौन आपको लगता है, आपने जियोलॉजी से किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ज्योग्राफी वाले भी जो सोच रहे हैं वो जियोलॉजी ले सकते हैं, ऐसा है क्या कुछ? सर मैं ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में आया हूँ बिल्कुल, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छा स्कोर शायद नहीं कर पा रहे थे, तो जियोलॉजी में शिफ्ट किया एंड दे स्कोर्ड बेटर। तो 270s 280s ऐसा 290s 300s भी लोगों ने टच किए। तो मतलब सर सारे ऑप्शनल अपनी जगह अच्छे होते हैं। मैं जियोलॉजी के बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ जो मुझे लगता है। सर इसका सिलेबस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात यह है, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अप्लाइड टाइप का सिलेबस है काफ़ी। प्लस सर अगर इसके प्रॉपरली नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया जाए तो फिर ये ऑप्शनल तैयार करने में भी इजी हो जाता है। तो नोट्स प्रिपेयर आपने अपने से किया या कहीं आपने इसका कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया, कोई कोचिंग वगैरह लिया? सर कोचिंग तो अवेलेबल नहीं थी जब मैं तैयारी कर रहा था। तो नोट्स मैंने और मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ हमने मिलके प्रिपेयर किए थे, उसने हेल्प किया। ये भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ऑप्शनल आप इंस्टीट्यूट में करते हैं, लेकिन ऑप्शनल को ब्रशअप करने के लिए ब्रशअप करना जरूरी है। जिसके लिए आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए ऑफ सेम ऑप्शनल। बिल्कुल। तो डिस्कस करना, उसको डिग आउट करना, कंसेप्शन क्लियर करना, ये बहुत अच्छा है इसके लिए। कहते हैं माँ, आपने लिखा है होम मेकर, तो माता जी का होम मेकर तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन और जनरली माता जी भी ऐसे में ऐसे बोलते हैं मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि शी इज द लॉन्चिंग पैड। यस सर। वहीं से सारे लोग प्रक्षेपण कर रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं। यस सर। आप कैसे सोचते हैं, कैसे आपको कुछ मोमेंट बताएंगे कि आपको जब आप गिर जाते थे तो माता जी ने कैसे आपको ये किया, कि कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो आप एस्पिरेंट्स को बता सकें? यस सर। सर मुझे लगता है हम सबकी माँओं में हम एक चीज़ देखते हैं, हमारी माँ कभी मेहनत करना नहीं छोड़ती। अच्छा। वो डेली सेम काम करने जाती हैं किचन में, लेकिन उसको तब भी उतनी तत्परता से करती है। तो वो ये जो एक चीज़ है, वो मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि देखो ठीक है आज नहीं हुआ, कल पढ़ोगे कल होगा। तो वो एक चीज़ है सर। बहुत बढ़िया, कंसिस्टेंसी। यस सर, कंसिस्टेंटली डूइंग। हमको यही करना है सर इस एग्जाम में, दिन पढ़ना है। आज खराब पढ़ाई हुई, आज अच्छा स्कोर नहीं आया, कल फिर से शुरू करना है। हाँ। फिर वो सर मार्क्स ही। अच्छा, कभी ऐसे मोमेंट आते होंगे कई बार कि आपने एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया है यंग, मतलब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, कि नेवर गिव अप। यस सर। आपने उसको करके दिखा दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने जीता जागता उदाहरण आप सामने बैठे हैं। अगेन सैल्यूट टू यू। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो आपके पल जब आते थे, कभी कभी ऐसा होता होगा कि यार इंटरव्यू में जब वापस हो गए तो कुछ सराउंडिंग्स में नेगेटिव रिएक्शंस भी आने लगते हैं, छोड़ दो, क्या कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, पेरेंट्स का सोचो, तुम ऐसा क्यों नहीं कुछ हार्श वर्ड भी यूज़ होते होंगे कि तुमको ऐसा नहीं लगता है तुम लाइबिलिटी बन गए हो, आईआईटी धनबाद से किए हो, आईआईटीएन हो तुम, जो पहले आईएसएम होता, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस होता था, आईआईटी है, वहाँ से पास किए हो तुम, और आईआईटीएन तुमको इतना सब कुछ किया गया और तुम अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट ले रहे हो, तुमको ऐसा नहीं लगता तुम एसेट के बदले लाइबिलिटी बन गए हो? तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कमेंट हार्श होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे सिचुएशन से आप कैसे कूप अप करते थे? सर ऐसे वैसे तो मुझे भगवान की कृपा से हमेशा बहुत पॉजिटिव लोग मिले हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सर होते थे ऐसे कुछ लोग, कभी कभी ऐसे टाइप के ख्याल भी आते थे और कमेंट्स भी मिलते थे। सर आई थिंक सर कंडीशनिंग हो गई, खुद को स्ट्रांग बना लिया कि ठीक है लाइफ मेरी है तो मेरे डिसीजंस हैं, मेरी जो डिसीजंस हो मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं। जब मेरे जो क्लोज वाले हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं दूसरों की क्यों सुनूं? क्या बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये बात
बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हैज़ गॉट वन लाइफ टू लीड। एक जीवन मिला है जीने के लिए। मैं इसको लाइवली में कहूँ, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो कमाल करना है बिना किसी की परवाह किए अपनी परवाह करते जाओ और करते जाओ, और परवाह जो खास अपने जुड़े हुए लोग हैं उनकी करो। सर जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, इसके पहले आप बोल रहे थे जिंदगी, वो आपने एक डायलॉग मुझे बताया था, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो जो आप मुझे शिक्षा दे रहे थे, तो मुझे लगता है वैसा ही कुछ सर ये। हाँ, वो मैं कहूँ कि वो मैंने भी वो शिक्षा दरअसल कहाँ से शिक्षा, आपने कहा ना एक्सटर्नल मोटिवेशन होना चाहिए, वो कहाँ से मिल जाती है कोई नहीं जानता। वो आनंद फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग है गुलजार का कि बाबू मोशाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ये लाइन मुझे हमेशा छूती है। यस सर। तो आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ और आपसे मिला अभी थोड़ी देर पहले, और आपके इंटरव्यू मैंने किए हैं, तो मुझे आपको देखते ध्यान आया, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि क्या बात है, अटेम्प्ट आप टुडे यू मेड इट एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल बिफोर फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत अच्छा। आप ये जो आप प्रिपरेशन करते थे उसमें कुछ बातें आप बताएं कि जो आपका रोड मैप कैसे होता था, आप कैसे यानी कोर्स मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? सर मैं प्री और मेंस के बीच के उसको एड्रेस करना चाहूँगा स्पेसिफिकली। सर प्रीलिम्स तक तो सबके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी अपनी। सर प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला जो टाइम होता है वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मेरा एक्चुअली पिछले 2 बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे मेंस में नंबर कम आते थे, इंटरव्यू में मेरे नंबर अच्छे आते थे, तो मैंने इस बार थोड़ा सा उस चीज़ पे वर्क किया। सर वो मैं बस बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कुछ वीक पॉइंट्स रियलाइज़ करते हैं एंड देन आप अपना टाइम उस हिसाब से डिवोट करते हैं। मेरे GS4 में कम नंबर आते थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया, और इस तरीके से मुझे लगता है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मैं एस्पिरेंट्स को ये रिपीट करना चाहूँगा कि 2 बार इंटरव्यू दिया उन्होंने, और इतनी ईमानदारी से ही इज़ कन्फेसिंग दैट यस इट इज़ बिकॉज ऑफ लो मार्किंग इन रिटन एग्जामिनेशन। एक तरह से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप सबके लिए कि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं, दैट इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट मच। आपका जो गैप है, टाइम गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड रिटन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, उसके लिए आप प्रीलिम्स से पहले से तैयार होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अदरवाइज इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स के बाद भी अगर रिटन में ख़राब मार्क्स आ गए हैं तो पुल बैक कर देगा वो। ये बहुत अच्छा मैसेज है। मतलब एक लाइन में कहूँ कि मेंस लेवल के प्रिपरेशन से आप आइए प्रीलिम्स लेवल पर, मतलब ओलंपिक्स तैयार करिए और एशियन गेम्स में खेलिए, पक्का होगा प्रीलिम्स में, और मेंस में तो होगा ही होगा। साथ में सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक चीज़ में मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पढ़ने में लगे रहते हैं, लिखते नहीं है, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली जाके लिखना है, जो एक मेरे अंदर भी कमी थी पहले, शायद उतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता था। तो बिना किसी प्रिजम्पशन के आपने टेस्ट सीरीज यहाँ किया, आप नेक्स्ट IAS के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, आप बेबाकी से बताइए एस्पिरेंट्स को कि आपने यहाँ के टेस्ट सीरीज में क्या खास बातें देखी और क्या सुधार चाहेंगे आप? सर मुझे लगा था कि टेस्ट सीरीज से मुझे इस बार काफी फायदा हुआ, नेक्स्ट IAS की टेस्ट सीरीज। अच्छा सर क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मैंने देखा एनालिटिकल क्वेश्चन थे। जैसे इसके पहले मुझे कई बार ऐसा लगता था कि UPSC जो पूछता है उन क्वेश्चन का लेवल एक लेवल हायर होता है जो मैं टेस्ट सीरीज में लिख रहा होता था इसके पहले, लेकिन नेक्स्ट IAS में मुझे थोड़ा इस बार के टेस्ट सीरीज में ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरा सर आसिफ सर के साथ जो मैं डिस्कशंस कर पाया उसके बाद उन क्वेश्चंस को लेके, तो जो मुझे माइन्यूट मेरी मिस्टेक्स थी वो जब सर ने पॉइंट आउट करी, तो देन आई कुड रियलाइज कि हाँ इसमें मैं अगर कर दूंगा तो मेरा एक नंबर बढ़ जाएगा या आधा नंबर बढ़ जाएगा, वही मुझे उस लिस्ट के लाइन के पार ले जाएगा जो सिलेक्शन हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इन लोगों को, एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा आपकी ओर से प्रिसाइजली कि टेस्ट सीरीज़ का ये मैसेज है आपके लिए कि टेस्ट सीरीज़ इतनी R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बनाया जाता है, उसको बहुत सिंसियरली उसमें अपीयर हुई है, और इस तरह से अपीयर हुई है कि आप एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो आप कहते हैं ना कि मैक्सिमम स्वेटिंग इन एक्सरसाइज टू हैव मिनिमम ब्लीडिंग इन वॉर, ये आपने करके दिखाया, ठीक है। और कुछ बातें जो आप कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? देखिए एक और बात है, कल तक आप वहाँ बैठे थे, मतलब क्लासरूम में बैठे थे, आज आप डाइस पर बैठे हैं, लेकिन ये जर्नी जो है, हर एक जर्नी, एक बार की जर्नी 18 महीने ले जाती है। ये जर्नी के बारे में आप कुछ पॉइंट बताइए कि कैसे ये इसको आप कैसा रोड मैप रहे
Yes, sir. जो लोग 2025 के लिए या 24 के लिए भी लिख रहे हैं, उनका रोड मैप में क्या 2-4 बातें खास होनी चाहिए? यस सर। सर प्रिपरेशन वाइज मुझे लगता है कि एक तो शेड्यूल होना चाहिए सबके पास, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूल होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि इस दौरान मैं ये वाला चीज़ कैसे कवर करने वाला हूँ। सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए, ये एकेडमिक्स वाइज मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं। प्लस सर मुझे लगता है मोटिवेशन वाइज सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा आपने बताया 18 महीने का जर्नी है, तो हमेशा ये रियलाइज करना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करते हुए जा रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो हम फेल हो जाएंगे, बिल्कुल वो फेलियर नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ हर अटेम्प्ट ने मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया है, और सब लोग सर सबके साथ ऐसा होता है। एक और बात सर कहना चाहूंगा बस बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर कहिए। सर जो सिलेक्ट होते हैं लोग वो नॉर्मल लोग होते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल नहीं होता, बस स्पेशल एक चीज होती है कि वो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सारे सर ऐसे अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पर कुछ अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से उनका नहीं होता है, पर कोई डिफरेंस नहीं है सर। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा, मैं सहमत हूँ इस बात से कि कई बहुत टैलेंटेड कैंडिडेट होते हैं, सम टाइम बेटर टैलेंटेड दैन दोज हु आर सिलेक्टेड। यस सर। लेकिन वो फेल इसलिए कर जाते हैं क्योंकि राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है। यस सर। कई क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। यस सर। तो मुझे लगता है आप वही कहना चाह रहे हैं कि आपके टैलेंट हैं, लेकिन जब तक उसको ब्रश अप आप नहीं करेंगे इन टर्म ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड वर्ड मैनेजमेंट, यस सर। प्रैक्टिस वैसा नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज उस तरह से नहीं लिखेंगे कि Yes, आप sir. एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, यस सर। तब तक वो बात नहीं आएगी। और कई बार ऐसा होगा कि बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी आप रुक सकते हैं क्योंकि आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो राइटिंग स्पीड नहीं है, वो वर्ड मैनेजमेंट नहीं है। क्या मैं ये सब सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। और मैं ये राइटिंग स्पीड अभी आपने कहा तो इसके बारे में एक पॉइंट मैं सर बोलना चाहूंगा। जैसे ये बहुत ही एक स्मॉल टेक्टिकल मिस्टेक है जो कई बार लोग करते हैं कि राइटिंग स्पीड सफिशिएंट नहीं है कि हम कर नहीं पाए। ये मेरे साथ होता था सर। मैं सर ब्लॉक लेटर्स लिखता था, मेरे लेटर्स कनेक्टेड नहीं होते थे, तो मैं आसिफ सर के पास आया, मैंने बोला कि सर मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे मेंस में कम रह जा रहे नंबर। सर ने मुझे एक सजेशन दिया, व्हाई डोंट यू टेक अ हैंड राइटिंग कोर्स। मैं काफ़ी वो था, मेरे अंदर काफ़ी स्केप्टिज्म थी कि सर हैंड राइटिंग कैसे बदल लूंगा मैं 3 महीने के बीच में, पर ही सर ट्राई इट, ही जस्ट मोटिवेट मी एंड सर आई ट्राइड इट एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। मेरी राइटिंग चेंज हो गई, फ्रॉम दोज ब्लॉक लेटर्स टू कर्सिव लेटर्स, कनेक्शन आ गए और मेरी स्पीड बढ़ गई। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मेरे पेपर कंप्लीट हो पाए। तो मतलब इवन दीज काइंड ऑफ चेंजेस कैन ऑकर इन अस। मतलब ये मुझे लगता है कि ह्यूमंस आर वेरी केपेबल ऑफ चेंजिंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, अगर मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और थोड़ा राइट गाइडेंस मिल जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो तो आप जीते जागते उदाहरण हैं कि आपने ऐसे करेक्शन किए हैं अपने, तभी यू फाइनली मेड इट। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट डू और डाई सिचुएशन है, उसमें आपने डू करके दिखा दिया। तो बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। एक लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो चेयरपर्सन है मिस्टर बी सिंह, वो हमेशा ये बातें कहा करते हैं जिसको आप जाने अनजाने में कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये प्रिपरेशन जो है, आप इसको ऐसे लेके मत चलिए कि आप सिविल के लिए ये कर रहे हैं, सिविल एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन आपकी पर्सनालिटी को एक इनरिच करता है, वैल्यू एडिशन करता है कि कल क्या आप जर्नलिज्म में जाते हैं, आप एक्टिंग में जाते हैं, डिज़ाइनिंग में जाते हैं, पेंट किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आप वहाँ एक्सेल करते हैं बिकॉज यू आर मल्टी टास्कर, यू आर मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन। यस सर। ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया ये बात आप मुझे लगता है हर एस्पिरेंट अपने लाइफ में ये महसूस भी करता होगा कि उसके जो बात करने का तरीका है, द ब्रॉड आर्ग्यूमेंट्स, द विड्थ ऑफ हिज थॉट प्रोसेस, वो सब बहुत इन्हेंस हो जाता है इस तैयारी को करने से। तो मुझे लगता है हाँ बिल्कुल सर, वो एक बिल्कुल सत्य वचन है। मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं अपने लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं उसके अनुभव के आधार पर आपसे मैं कहूँगा ये बात सही है कि हम लोग बेस्ट टैलेंट्स ऑफ इंडिया से इंटरेक्ट करते रहते हैं। यस सर। आप सामने एक बैठे हैं और ऐसा नहीं होता है हम ही लोग आपको सिखाते हैं, हम आपसे भी बहुत चीज़ें सीखते हैं और उसको सीख करके अपनी पर्सनालिटी इनरिच होती है हमारी, जिसको हम अगले जनरेशन को पास करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और कुछ स्पेसिफिक आप जैसे कहना चाहेंगे कि आप जैसे जबलपुर से हैं, एमपी से हैं, तो कैंडिडेट कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, सो प्रिपरेशन बिगिंस फ्रॉम होम। तो आप कुछ थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि कैसे आपने अपने बैकग्राउंड को प्रिपेयर किया या हॉबी को प्रिपेयर किया, और वो प्रिपरेशन का कैसा पार्ट है, वो किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू पर्पज सर? ओवरऑल मतलब एक जैसे आप मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके एरिया का क्या क्लाइमेट है, क्या वेदर कंडीशन है, क्या सॉइल कंडीशन है, क्या रिवर रिसोर्सेज है, अगर आप उससे रिलेट करते जाते हैं तो एक पैशन होता है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये इस पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो आपको अपने चारों तरफ दिखना भी स्टार्ट हो जाता है।
वही मतलब सर ऐसा होता है बिल्कुल कि जैसे हमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, पॉलिटी पढ़ी फॉर एग्जांपल, और उसके बाद से जब हमने लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ा, फिर हमको रियलाइज होना चालू था अच्छा हमारे यहाँ पर भी एक म्यूनिसिपैलिटी है जो एक्चुअली में वैसे फंक्शन करती है जैसे हमने पढ़ा था। तो जब हम ये रिलेट करते हैं तो हमारा पढ़ाई का वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तो बिल्कुल सर ये है सर। लेकिन ये जहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कंक्लूजन में, कि ये बात एस्पिरेंट्स को सीखनी चाहिए। ऐसा मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, हर किसी में ये बात नहीं रहती है। वो पढ़ते बहुत हैं, उनसे पढ़े हैं, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरिया फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं, साउथ वेस्ट वेस्टर्न घाट पे घूम रहे हैं, और दिखाते हैं कि उनको जैसे बोलिए कि देखिए ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कैसे पहचाने तुम ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ये इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मॉनसून फॉरेस्ट से, क्या डिफरेंस तुमको दिख रहा है? तो वो क्लूलेस जैसे ऐसे देखते रहते हैं, अच्छा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, अच्छा हाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कैसे है? तो जिस समय आप कहते हैं ना कंसेप्ट, कंसर्न एंड कॉन्फिडेंस, आपका कंसेप्ट है उसके साथ कंसर्न आप हो जाते हैं, ये दोनों मिलके कॉन्फिडेंस में डेवलप हो जाता है। मैं आपकी बात को, अपनी बात नहीं, मैं आपकी बात को प्रिसाइज करके बोल दे रहा हूँ। कुछ लास्ट टॉप सीक्रेट आप कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। सर देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सब कुछ पता है, बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। शायद कभी थोड़ा बहुत रह जाता है मार्क्स फाइनल लिस्ट में आने में, वो आपकी गलती नहीं है, पर लगे रहते हैं तो कभी ना कभी हो भी जाता है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।